महत्वपूर्ण गैसें और प्रभावी मानवीय अंग। ठीक है, आज हम इस पर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करेंगे, है ना, यानी CO। अगर क्रम में जैसे हम लिखवा रहे हैं ऐसे ही क्रम में आप याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रभावी गैसों में से महत्वपूर्ण माना जाता है। वातावरण में इसके अधिक प्रगतिशील होने की स्थिति में अगर हम कुल प्रदूषकों का बात करें, है ना, कुल प्रदूषकों का बात करें तो डेटा में आया है तो लगभग 50% सिर्फ इसकी ही मात्रा होती है। कुल प्रदूषक की मात्रा में केवल 50% मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कितना में है तो इसको हम लिख सकते हैं कुल प्रदूषक, है ना, कुल प्रदूषक की मात्रा, कुल प्रदूषक की मात्रा, कुल प्रदूषक की जो मात्रा है उसमें अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, 50% होता है। इस दृष्टिकोण से इस गैस की महत्ता बढ़ जाती है। अगर सामान्य तौर पर से देखें तो इस गैस को दम घुटू गैस भी कहा जाता है, ये आप नाम जानते हैं, है ना। यह श्वसन के जरिए, है ना, इस गैस का कैसे रिसाव होता है तो सबसे पहले इसे दम घुटू गैस कहते हैं, है ना। दम घुटू गैस के नाम से जाना जाता है इसे, है ना। इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में क्या होगा, इसको दूसरा में देखें, यह श्वसन के जरिए, है ना, श्वसन के जरिए अंगों तक पहुंचता है। श्वसन के जरिए, श्वसन के जरिए मानव के आंतरिक अंगों तक पहुंचता है। आंतरिक अंगों तक पहुंचता है, अंगों तक पहुंचता है। ये दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण हो गया, है ना। कैसे पहुंचता है तो श्वसन के जरिए पहुंचता है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण अगर हम इस पे चर्चा करें तो यह क्या करता है, यह गैस मानव के रक्त में पहुंचकर वहां ऑक्सीजन की मात्रा में, जो हीमोग्लोबिन में मिली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें तुलनात्मक कमी कर देता है। यह करता है, यह रक्त में पहुंचकर, है ना, रक्त में पहुंचकर, है ना, यह आपको जानना होगा क्या करता है। यह रक्त में पहुंचकर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी कर देता है, में कमी करता है। ये उपस्थित हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह क्या कर देता है, कमी कर देता है। और यही कारण है कि दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीन चीजें होंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे पहले विशेषता क्या है कि यह कुल प्रदूषकों में कितना है तो 50% है, आपको इतना याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है तो इसे क्या कहा जाता है, दम घुटू गैस कहा जाता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। तीसरा हम देखें तो यह कैसे घुस रहा है मानव के शरीर में तो श्वसन के जरिए, श्वसन अंगी जो अंग है, श्वसन के अंगी तंत्र हैं उसके जरिए आंतरिक भागों तक पहुंचता है। और आंतरिक तक भागों तक पहुंचकर क्या करता है, जो मानव के रक्त समूह है ना, मानव का रक्त है उसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है
जो महत्वपूर्ण ब्लड का जो है पार्ट्स है, तो उस हीमोग्लोबिन के साथ उपस्थित जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको लगभग नगण्य कर देता है ना, लगातार कम कर देता है, इसकी मात्रा को कमी कर देता है। तो मात्रा कितना कमी करता है, कभी कभी इसकी स्थिति जो है नगण्य हो जाती है ना, इसकी स्थिति क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पिछले साल अगर आप डेटा कहें तो कुल प्रदूषकों में होने वाले जो है मृत्यु, वायु प्रदूषण के कारण मौतों में सर्वाधिक मौतों की स्थिति या मौतें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों के रिसाव या उसके कारण ही हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 1 पोजीशन में है। हम क्रमवार लिखा रहे हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या रहा, नंबर 1, नंबर 2 आप देख लें 50%, नंबर 3 दम घुटू गैस, चौथा श्वसन के जरिए आंतरिक अंग, कई बार आपको लिख देगा यह कैसे पहुंचता है, ठीक है। चौथा रक्त में पहुंचकर हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी कर देता है। दूसरा हम देखते हैं, ठीक है, नंबर 2 में गैस जो आता है वो नंबर 2 में गैस है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, इसको हम लोग NO2 से हम जान सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह दूसरा महत्वपूर्ण गैस है जो मानव के स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचता है। यह वायुमंडल की नमी की प्रतिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं ना। ये कैसे गैस है कि वायुमंडल, इसके पहले विशेषता क्या है इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे चर्चा करके ताकि इजी वे में आपको कवर हो जाए। यह वायुमंडल से है ना, पहला क्या करता है, वायुमंडल से अभिक्रिया करता है ना, वायुमंडल से अभिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। गुड मॉर्निंग पायल जी, बिरजमानी कुमारी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लियर दिख रहा है आपको? धन्यवाद, कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो देखने में तो दोबारा रिपीट करें, और इन गैसों के बारे में बेहतर से पढ़ लें क्योंकि इससे एक या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये कवर कर लें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। कई बार इससे फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप जानते ही हैं NHO3 होता है ना, तो कई बार फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे है ना। जो क्या करता है, यह नाइट्रिक अम्ल बनाकर आखिर करता क्या है, तो इससे अम्ल वर्षा होती है ना, इससे क्या होती है, इससे अम्ल वर्षा होती है। ये क्वेश्चन में आपका आ चुका है कि अम्ल वर्षा के लिए जनित गैसें कौन सी होती हैं, तो ये क्या कर रहा है, अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार हो रहा है। ये महत्वपूर्ण हो गया। इससे कई प्रकार के रोग होते हैं। अगर रोग की बात करें है ना, तो रोग में कौन कौन होगा, फेफड़ों का संक्रमण है ना, फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों का संक्रमण ये पहला रोग है इसका, इसमें क्या होता है, फेफड़ों का संक्रमण होता है। नंबर दूसरा अगर देखें तो इससे कई बार गले से संबंधित रोग है ना, और साथ ही साथ आंखों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। कई बार फेफड़ों का संक्रमण, अगर हम दूसरा देखें तो गले से संबंधित रोग, टॉन्सिल का बढ़ जाना जिसको हम लोग कह सकते हैं, टॉन्सिल से संबंधित समस्याएं है ना, और एक तीसरा महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं आंखों से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग। तो आंखों से संबंधित कौन सा रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसका प्रभाव आइरिस है ना, आइरिस आंख का एक महत्वपूर्ण भाग है आइरिस, और कॉर्निया, इसकी आकार को तुलनात्मक ये कमी कर देता है, बहुत कमी कर देता है, जिससे देखने में कठिनाई होती है। आइरिस और कॉर्निया ये याद रखेंगे, आइरिस और कॉर्निया को यह सिकुड़ा देता है जिसके कारण से देखने भी में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
तो ये महत्वपूर्ण हुआ नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा, आप सभी ध्यान रखेंगे इस पर। नंबर 1, वायुमंडल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ अभिक्रिया करता है ये? वायुमंडल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और वायुमंडल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? नाइट्रिक अम्ल बना रहा है ना, नाइट्रिक अम्ल बना रहा है NHO3, है ना, जो क्या करता है? अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें रोग अगर बात करें तो रोगों में क्या है? फेफड़ों का संक्रमण, है ना, आपका फेफड़ों का संक्रमण स्पेशली। दूसरा देखें तो गले से संबंधित रोग, जिसमें टॉन्सिल का बढ़ जाना, खिसखिसाहट, ये सारी समस्याएं, यानी गले का भारी होना, है ना, गले का भारी होना, खिसखिसाहट, गले का भारी होना, आवाज में भारीपन, है ना, आवाज में बदलाव, ये लिख सकते हैं आप। तो ये आप देख लीजिए अकॉर्डिंग क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, ये होता है। और साथ साथ में आंखों से संबंधित रोग होता है। तो आंखों से संबंधित कौन सा रोग होता है? या तो आइरिस या कॉर्निया, कभी कभी दोनों काफी तुलनात्मक क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण से देखने में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये दूसरा महत्वपूर्ण होता है। हम तीसरा चलिए देखते हैं, सल्फर के ऑक्साइड, है ना, तीसरा महत्वपूर्ण गैस देखते हैं। तीसरा, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड SO2, है ना, सल्फर के ऑक्साइड। यह कहता है अगर हम प्रदूषकों की सबसे प्रभावी श्रेणी में रखें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद में हम बात किए थे कि इसमें 50% से अधिक जो है प्रदूषकों की श्रेणी में प्रथम स्थान लाता है प्रभावित करके। तो दूसरा महत्वपूर्ण, पहला वो था, और दूसरा सबसे घातक प्रदूषक, दूसरा सबसे घातक, है ना, सबसे घातक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है यही होता है। दूसरा सबसे घातक जो गैस है वो कौन है? सल्फर के ऑक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सल्फर के ऑक्साइड। अब देखिए ये कैसे करता है। तो सबसे पहले इसको मानव श्वसन के माध्यम से, है ना, नंबर दूसरा भोज्य पदार्थ के माध्यम से, है ना, भोज्य पदार्थ के माध्यम से इसको ग्रहण करता है, अपने शरीर में लेता है। ठीक है, श्वसन के माध्यम से, दूसरा भोज्य पदार्थ के माध्यम से लेता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत अगर कहें तो बहुत सारे स्रोत हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो कोयला रिफाइनरी, है ना, कोयला उद्योग, कोयला उद्योग, ऑयल रिफाइनरी, है ना, या तेल शोधन कारखाना, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, है ना, और साथ साथ में कई अन्य उद्योग धंधे, ठीक है, जिसमें खास करके ऑटोमेटिक जो है या ऑटोमोटिव चालन वाले साधन महत्वपूर्ण है, चालन वाले साधन महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है जहां से सर्वाधिक सल्फर के ऑक्साइड का जो है जनन होता है। कहता है ये ऑटोमेटिक वाले वाहन कैसे हो रहा है, और इससे मानव की कई सारी बीमारियां स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो कई मानव की बीमारियां, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अगर हम बीमारियों के संदर्भ में देखें, रोग, है ना, तो रोग में आंखों से संबंधित, है ना, नाक से संबंधित, कानों से संबंधित तथा फेफड़ों से संबंधित रोग सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आंख, कान, ठीक है, और साथ नाक और फेफड़ों से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। कई बार गले से संबंधित भी रोग देखने को मिलती हैं। गले से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव क्या करता है, सबसे अधिक इफेक्ट कैसे करता है, ये हम देखेंगे कि सबसे अधिक इफेक्ट कैसे करता है। तो यह जो रोग है ये इफेक्ट क्या करता है, हमारे शरीर में जितने सारे कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है।
इसका क्या महत्वपूर्ण कार्य है इस गैस का? ये कोशिकाओं को, है ना, मानव के कोशिकाओं को नष्ट करता है। ये मानव के कोशिकाओं को नष्ट करता है और इस तरह से जो इंसानों में क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम हो जाती है, व्यक्ति बीमार होने लगता है और इस तरीके से स्वतः ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर फेफड़े वाले क्षेत्रों में इसका संक्रमण अधिक फैल जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाती है और इस तरीके से भी व्यक्ति की मौतें हो जाती हैं। अगर आंखों में ऐसा होता है तो आंखों के सेल लगभग डेड हो जाते हैं और इस तरीके से व्यक्तियों को देखने में भी जो है दिक्कत महसूस होती है। अगर नाक में देखें तो इससे क्या होता है, नाकों से खून आना प्रारंभ हो जाता है, जो हमेशा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। जितने सारे वायु प्रदूषक वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी ज़्यादा हैं, जहाँ पर कोयला के धावन क्षेत्र ज़्यादा हैं, वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ के व्यक्तियों, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, इस प्रकार के रोगों से हमेशा वे क्या रहते हैं, प्रभावी रहते हैं। हम नेक्स्ट गैस के बारे में बात करते हैं कि वह कौन सा चौथा गैस है महत्वपूर्ण। तो हम अगर देखेंगे चौथा तो CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, चौथा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, CFCS। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इन गैसों के बारे में इस तरीके से क्यों पढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा ना रिपीट कि आए दिन जितने सारे इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, लगातार जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कल कारखाने, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, यहाँ दिन दिन बढ़ती वैज्ञानिक विधियाँ या पद्धतियाँ, लगातार आगे जीवन जीने की होड़ में लोगों के द्वारा काफ़ी ऐसे वर्क किए जा रहे हैं जो असंतुलित और बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से किए जा रहे हैं, जिस कारण से इस प्रकार के गैसों का रिसाव लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और यही कारण है कि मानव के होने वाले रोगों में इन गैसों की स्थिति सर्वाधिक हो जा रही है, वे अहम भूमिका निभा रही हैं। कहता है कि जो CFC है इसका उत्सर्जन कैसे होता है। तो देखिए आप, CFC का उत्सर्जन जो है रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक यंत्र और दूसरे आग जनी की घटनाओं से उत्सर्जित होता है। ठीक है, जिसमें एयर कंडीशनर से रेफ्रिजरेटर से लेकर अग्निशामक प्रमुख हैं। मतलब देखते हैं कौन कौन सा है। अगर हम अलग अलग करके कोड करके लिख लेते हैं वो कौन से है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो पहला कौन है, तो अग्निशामक, है ना, अग्निशामक। दूसरा हमने क्या कहा, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, है ना। तीसरा क्या कहा, एयर कंडीशनर। ठीक है, ये सभी जो है वर्क के दौरान सर्वाधिक जो है CFC का उत्सर्जन होता है। और यही कारण है कि लगातार वायुमंडल में इन गैसों की स्थिति ज़्यादा बढ़ने से हमारा जो ओजोन परत है ना, हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत, वो क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अब हम पिछले क्लास में इसको पढ़े हैं कि ओजोन लेयर के क्षतिग्रस्त होने से सूर्य से आने वाली जो है सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य भी प्रासर्व्य, अवसर्व्य या लघुसर्व्य अलग अलग होते हैं, जिसके माध्यम से वो ओजोन परत से छन के ही नीचे आते हैं और यहाँ पर केवल दृश्य प्रकाश पहुँचता है। बाकी को ओजोन परत क्या करता है, कम्बल की भांति उसे छान कर रोक देता है, जिससे क्या होता है, मानव या मानवीय जीवों पर होने वाले जितने सारे जीव जंतु हैं धरातल पर उनका प्रभाव कम हो जाता है, उससे सुरक्षित रहते हैं। और जहां पर ओजोन परत की जो है क्षतिग्रस्ता की स्थिति होती है, वहां पर अल्ट्रावायलेट या सूर्य से निकलने वाली अवरक्त तरंगें की स्थिति उपलब्ध होती है, वहां पर पहुंचती है, जिससे अगर हम देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में इसका इफेक्ट बहुत अधिक होता है। उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। कई बार कई पौधे जो है मुरझाकर वो मर जाते हैं। जबकि इंसानों में स्किन डिजीज से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, स्किन डिजीज और दूसरे कई समस्याओं को देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा ओजोन परत का होना आवश्यक है।
तो वायुमंडल में आपसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन परत या ओजोन लेयर की स्थिति कहाँ मौजूद है। तो पिछले क्लास में इस पर चर्चा की जा चुकी है कि ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर में है, मेसोस्फेयर में है, ठीक है, या ट्रोपोस्फेयर में है। तो आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर सामान्य रूप से देखें, ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी उपस्थिति पाई जाती है, समताप मंडल में इसकी स्थिति पाई जाती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है।